है। अतः सपनों से भी अधिक महत्वपूर्ण अपने हैं, सपनों से भी अधिक महत्वपूर्ण अपने हैं। तो ये अपने जो हैं, ये कौन है और इनके साथ किस तरह का जीवन जिए, इस विषय पर हम थोड़ी देर बात करेंगे। अपने यानी कि मेरा अपना परिवार, मेरे अपने स्वजन, मेरे अपने परिजन, मेरे अपने मित्रगण, यही तो अपने होते हैं। और इन्हीं अपनों के बीच जीने का आदमी का मन करता है। लॉकडाउन के इस पीरियड में इन अपनों को समझने का एक अनजाना सा अवसर मिल गया। इस लॉकडाउन के पूर्व सामाजिक संगठनों में मैं और मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता ये कहा करते थे, परिवार को समझिए, परिवार को समय दीजिए। लेकिन देखिए ना, लॉकडाउन ने अपने आप ही समय दिलवा दिया, और समय भी ऐसा दिलवाया है कि हम कहीं कुछ दूसरा सोच ही नहीं सकते। इस समय हम पूरी तरह से अपनों के साथ हैं। इस समय हम पूरी तरह अपनों के साथ हैं। पिछले करीब करीब 60-65 दिनों से हम सब अपनों के बीच हैं। इन अपनों के बीच में हमने क्या सीखा है, क्या पाया है, क्या संजोया है, या क्या सीखना बाकी रह गया, ये प्रश्न अभी भी हमारे सामने किसी न किसी रूप में आते रहेंगे। अतः आइए समझते हैं, इस लॉकडाउन में जो अपने मिले हैं, उन अपनों के साथ हमने क्या किया है और इन अपनों के साथ अब आगे के सपने कैसे संजोए। अपने यानी कि मेरे वो अपने हैं जो पीढ़ियों के रूप में मेरे अपने साथ हैं। लॉकडाउन में अमूमन हमारी 3-4 पीढ़ियां एक साथ रह रही है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके पास 3-4 पीढ़ियां हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिनके पास नहीं है उनका भाग्य कैसा है, पर ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जहां कहीं भी 3-4 पीढ़ियां साथ में है, उन्होंने ये समय बड़ी खूबसूरती से निकाला है। इन्होंने ये समय बड़े अच्छे रूप में निकाला है। उनकी मानसिकताएं उतनी नहीं गड़बड़ाई है जितना कि एकांकी जीवन जो जी रहे हैं। जहां पर भी 2-3 लोग हैं, या कि जहां पर भी इस तरह से किसी का फंसाव हो गया कि वो 1 या 2 रह गए, उन्होंने वाकई जीवन को बहुत अलग ढंग से दिया है। तो पहला विषय, पहली बात ये कि अपना जो संयुक्त परिवार की परंपराएं, जो प्रथाएं, जो खास करके भारतीय पद्धति में चली थी, खास करके हमारे महेश्वरी समाज में तो एक बहुत अच्छे रूप में ये प्रथाएं, ना सिर्फ महेश्वरी, अग्रवाल हो, जैन हो, ओसवाल हो, खंडेलवाल हो, जितने भी वैश्य वर्ग है, यहाँ तक कि सपने संजोने लगे थे। कारण कई रहे होंगे, वो उनकी व्याख्या की जा सकती है, पर अभी कोई विषय नहीं। पर ये जरूर है, इस लॉकडाउन पीरियड में इन संयुक्त परिवारों की जो व्याख्याएं हैं, वो पुनः मजबूत हुई हैं। एक आवश्यकता महसूस की गई है इस बात की कि जो लोग संयुक्त परिवार में हैं, वो ज्यादा सुखी है, ज्यादा संतुलित है, ज्यादा अच्छे से हैं। यहाँ तक कि उन्हें आर्थिक वो तकलीफ उतनी नहीं सता रही है जितनी कि एकांकी व्यक्ति को सता रही है। आज जो अकेला व्यक्ति है, उसके सामने ये प्रश्न है, आगे व्यापार कैसे होगा, चलेगा नहीं चलेगा, किस रूप में चलेगा, इंडस्ट्रीज का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, प्रोफेशन का क्या होगा। पर जो संयुक्त परिवारों में लोग हैं, उनके सामने निश्चित रूप से ये प्रश्न इतना व्यापक नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तरह की कोई ना कोई चीज निश्चित रूप से सामने है। प्रश्न वहां भी है, ऐसा नहीं कि प्रश्न वहां है, पर वहां प्रश्न छोटे रूप में है, वहां प्रश्न छोटे रूप में है, और अकेले परिवारों में बड़े रूप में। अतः इस बात को यहाँ समझने के बाद मैं कहना चाहूंगा वो ये, जो कोई भी व्यक्ति संयुक्त परिवार में जी रहा है, वो निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली माने। और जो लोग संयुक्त परिवार से थोड़ा परे जाने की मानसिकता कर रहे थे, उनसे निवेदन है, इस 3 महीने में हमने बहुत अच्छे से इस बात को समझ लिया होगा। यदि नहीं समझा है तो पुनः निवेदन करता हूँ, संयुक्त परिवार में बने रहिए, क्योंकि भविष्य संयुक्त परिवारों का ही है, भविष्य संयुक्त परिवारों का भी है। प्रश्न आ सकता है, संयुक्त परिवार में कैसे बने रहे, किस तरह रहे। यहाँ संयुक्त परिवार का तात्पर्य अब पुराने परिवारों से नहीं है, अब उन परिवारों से संयुक्त परिवार की बात हम नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह पहले रहते थे, एक छत होती थी, एक घर होता था, उसके नीचे अनेक लोग रहते थे, एक चौका होता था, एक तौर तरीका होता था। अब वैसी बात नहीं। मेरा अपना तो ये सोचना है, एक ही घर में है, बहुत अच्छी बात है, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, अगल बगल की बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एक शहर में कोई दिक्कत नहीं है, अन्य शहरों में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रेम का, मान का, सम्मान का, सुख दर्द का, दुख दर्द के साथी बने हुए हैं, इसका मतलब आप संयुक्त परिवार में हैं। अतः कृपया इस संयुक्त परिवार को बनाए रखें।
इस संयुक्त परिवार को बनाए रखें। अभी लॉकडाउन का जितने भी दिन का पीरियड मिलता है, यदि इधर-उधर कोई बिछड़ा हुआ है, तो उसे सँभालिए, सँवारिए, वापस उसके साथ में आनंद मनाइए। क्योंकि इन 30-35 दिनों में, इन 40-50 दिनों में, इन 60 दिनों में जीवन क्या है, वो तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। हमें खाने-पीने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें पहनने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें जितना भी चाहिए वो भौतिक सुखों के लिए चाहिए। ये तो बिल्कुल प्रमाणित हो गया, ये तो बिल्कुल प्रमाणित हो गया। अतः कृपया अब इस बात को समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए रहने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए खाने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए पहनने के लिए। जीवन फिर गति पकड़ेगा, हम फिर दौड़ेंगे और उस दौड़ में हम सब शामिल होंगे, कहीं कोई ना नहीं। और जीवन का सुख भी पुनः लेंगे, पुनः दुनिया में जाएँगे, पुनः उसी तरह सब चीज़ें करेंगे। लेकिन इस बात का जो सबक ईश्वर ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें दिया है, वो हमें सदैव याद रखना होगा कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अतः जीवन को कैसे जीना है, ये समझने का जो अवसर मिला है, उसे उसे समझिए। आइए जोड़िए उन रिश्तों को, जो इधर-उधर बिखर गए, उन रिश्तों को पुनः पुनः साथ में लीजिए, जो कि थोड़े बहुत आगे-पीछे हो गए थे। अतः आवश्यकता है, यदि सपनों को सुंदर बनाना है, तो अपनों को साथ रखिए और अपनों को साथ रखने के लिए बहुत छोटी-सी बात है। एक छोटी-सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर देते हैं। एक छोटी-सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर देते हैं। कितना अच्छा हो, थोड़े से प्यार से हम अपनी लड़ाई खत्म कर दें। कितना अच्छा हो, थोड़े से प्यार से हम अपनी लड़ाई खत्म कर दें। अतः जहाँ कहीं भी अभी मनमुटाव है, चाहे वो देवरानी-जेठानी के हो, ननद-भाभी के हो, चाहे वो पियर-ससुराल के हो और चाहे वो भाइयों के हो और चाहे वो माता-पिता और बच्चों के बीच में हो, अभी ये समय है, इसे समाप्त करिए। जीवन का एक नया अर्थ हमारे सामने आया है, उसे जिए। इस जीवन को खूबसूरती से जीने के लिए अपनों से वापस सपने संजोइए, अपनों के साथ में आप निश्चित रूप से पुनः वो सब रंग-राग करिए, जिनके लिए ये जीवन मिला हुआ है। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करिए। अब पारिवारिक रिश्ते मजबूत कैसे हो? पारिवारिक रिश्ते मजबूत कैसे हो? मेरा अपना ये चिंतन, पारिवारिक रिश्ते समय मांगते हैं। पारिवारिक रिश्ते समय मांगते हैं। यहाँ तक कि चाहे वो दाम्पत्य जीवन 2 व्यक्तियों के बीच में हो, उसमें भी जो अधिकांश लड़खड़ाहट होती है, उसमें भी जो तकलीफ होती है, उसका कारण यही होता है क्योंकि हम समय नहीं देते हैं। अब तो स्थितियाँ ये बन जाती है कि इतनी अधिक भागदौड़ हो गई है जीवन इतनी अधिक भागदौड़ हो गई जीवन की कि हम पति-पत्नी रूप में भी समय देते समय, समय की घड़ियाँ देखने लग जाते हैं। अतः स्वाभाविक है, परिवार समय माँगता है, अपने समय माँगता है, रिश्ते जो है वो समय माँगते हैं, अतः समय दीजिए। आप कहेंगे खूब समय दिया है, ये समय मजबूरी का समय है। ये जो समय हमने दिया है, ये मजबूरी का समय है। अतः समझना ये होगा, ये जो समय है, हमने दिया है, यदि इस मजबूरी के समय को हमने प्रियता का समय बना लिया, यानी ये समय हमको प्रिय लगने लगा, हमारे अपने हमको प्रिय लगने लगे, तो इस समय का सदुपयोग हुआ है, अन्यथा तो ये मजबूरी का समय था। अतः पारिवारिक रिश्ते समय माँगते हैं, समय दीजिए। हमारा अधिकांश समय 2 चीज़ों में जाता है, एक मन की करने में और एक धन कमाने में। धन कमाने में जो है, वो पुरुषों की बात अधिक रहती है, अब तो महिलाओं को भी है, कोई ना नहीं है। अब तो हमारी बहनें भी बराबर उस क्षेत्र में उतर रही है और आने वाले समय में तो खूब उतरने वाली हैं। क्योंकि सारी बेटियाँ हमारी जो आज पढ़ रही हैं, सारी बेटियाँ जो भी पढ़ रही हैं, वो सब प्रोफ़ेशन से संबंधित है, वो सब कमाई से संबंधित है, वो जीवन के उन ऊर्जाओं से संबंधित है, जहाँ पे पुरुष कार्य करते हैं। अतः आने वाले समय में तो निश्चित रूप से हम दोनों ही कार्य करेंगे। अतः धन और मन दोनों के लिए समय की आवश्यकता है। अब समझना ये है, ये जो समय हम मन के लिए लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं? हमारा मन क्या चाहता है, उसमें हम सबसे अधिक समय लगाते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, जब भी समय जिस चीज़ में भी लगाते हैं, क्या समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप समय वेस्ट कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा। समय का यदि इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो समय सही लग रहा है और यदि वेस्ट कर रहे हैं, तो समय ठीक नहीं जा रहा है। अब समय इन्वेस्ट और वेस्ट कैसे हो? अब देखिए ना, हाथ में हमारे मोबाइल फ़ोन आता है,
हमें कहीं फोन करना होता है, फोन करने जैसे ही फोन पर नजर पड़ती है तो देखते हैं सामने किसी का व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप तुरंत खोल लेते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं इंटरेस्टिंग लगा, तुरंत इसे किसी ग्रुप में भेजने के लिए चले जाते हैं। उस ग्रुप में भेजा, लगा ग्रुप पे भेजने से क्या होगा, ये तो बहुत जोरदार है, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे कर दिया, ट्विटर पे कर दिया, और तुरंत ही फेसबुक पे वापस भी देखते हैं कितने लाइक मिले और कितने अनलाइक मिले। ये हुआ, जो फोन करना था तो वो तो रह गया, और हम व्हाट्सएप पे चले गए, व्हाट्सएप पे फेसबुक से चले गए, फेसबुक से ट्विटर पे चले गए, ट्विटर से लाइक डिसलाइक पे चले गए, वापस घूम करके आए तो अचानक याद आया फोन करना था वो तो रह गया। ये समय वेस्ट करना है, ये इन्वेस्ट करना नहीं है, ये वेस्ट करना समय है। ठीक इसी तरह वेस्ट करना है, किसी एक चीज को जैसे ही मिली, मिलने के साथ ही तुरंत भेजने की हम बात करते हैं, अरे इसको फॉरवर्ड करना जरूरी है। भाई जब आपको मिली फॉरवर्ड होकर करके है, तो चाहे अभी करो चाहे थोड़ी देर बाद करो, क्या फर्क पड़ता है। और मान लो किसी ने लिख भी दिया कि बहुत अच्छा भेजा, तो हमारा ओन क्रिएशन तो है ही नहीं ना, फिर क्या भेजा नहीं भेजा। यदि ओन क्रिएशन है, मैंने खुद ने बनाया है, तो कभी भी भेजो मेरा ही है, और नहीं बनाया है तो फॉरवर्ड ही है ना। अतः जब आप फ्री हो, जब आपके पास समय हो, जब आपको लगे कि इस समय इस कार्य को करना चाहिए, तब यदि आप करते हैं तो वो समय जो है वो इन्वेस्ट होता है, अन्यथा समय निश्चित रूप से वेस्ट होता है। ये ऐसा बावला हो गया, ये जो हाथ में हमारे फोन है, और अभी लॉकडाउन में तो पूछिए मत, इसकी और भी हालत हो गई बेचारे की, इसकी और भी हालत हो गई। 24 घंटे हम यदि इसी पे लगे रहेंगे तो हमारी मानसिकताएं भी उसी उसी रूप में चलती रहती है। लाइक और डिसलाइक पे मूड बनते रहते हैं। कभी कभी तो हम न्यूज देखते हैं कि फेसबुक पे कोई चीज पोस्ट हुई थी, ट्विटर पे कोई चीज पोस्ट हुई थी, या किसी ने टिकटॉक बनाया था और उसको लाइक्स नहीं मिले, इस बात को लेकर करके वो इतना अपसेट हो गया कि उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। कैसा बावला मन हो जाता है, ये कैसा बावला मन हो जाता है। अतः समय दीजिए परिवार को, अपने मन को रोक करके समय दीजिए। ये मन जो है ये बावरा है, अतः ये रुकता नहीं है, ये रुकता नहीं है। अतः ध्यान रखिए कि समय का किस तरह आप सदुपयोग करते हैं। यदि घर संभालने में आप समय लगाते हैं, क्योंकि आज मेरी बहनें बहुत ज्यादा सुनने वाली हैं, अतः मैं कहना चाहता हूँ, यदि घर संभालने में आप समय लगाती है, तो इससे ज्यादा समय का सुंदर इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा सुंदर इन्वेस्टमेंट। कोई भी पुरुष उच्चतम श्रेणी का, चाहे वो महाधनपति हो, चाहे महाज्ञानी हो, चाहे महाबलवान हो, चाहे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजनेता हो, और चाहे सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति हो, हर व्यक्ति लौट के घर ही आता है। हर व्यक्ति रात को घर पे ही आता है। जो व्यक्ति घर पे आता है और यदि घर उसको व्यवस्थित और सुंदर मिलता है, तो जीवन उससे इतना ज्यादा प्रफुल्लित और सुंदर होता है कि पूछिए मत। अतः घर पे समय इन्वेस्ट करना महिलाओं के लिए, बहनों के लिए सबसे सुंदर इन्वेस्टमेंट है। कृपया इससे परे मत जाइए। हम पुरुषों ने, जो कि बड़े अहम में रहते थे, ये बड़े बहम में रहते थे, हम ये मान के चलते थे कि घर के कामों का क्या है, ये तो दोयम दर्जे के काम है, कोई खास बात नहीं है। घर के कामों के लिए इतना क्या दिमाग लगाना पड़ा है, ये तो बहुत बहुत छोटी बात है। घर के काम तो बहुत छोटी बात है, कभी भी किए जा सकते हैं, कैसे भी किए जा सकते हैं, इसमें क्या बुद्धि की जरूरत है। इन 60-65 दिनों में संपूर्ण संसार के पुरुषों ने, मैं नहीं जानता पाश्चात्य जगत में क्या होता है, पर भारतीय जगत के पुरुषों ने, और खास कर करके हमारे मारवाड़ी समाज के पुरुषों ने तो ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि घर के काम करना सहज नहीं है, घर के काम करना सहज नहीं है। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। फोटोएं तो छपवा ली हमने भी, कईयों ने फोटोएं छपाई है हमें से, कईयों ने फॉरवर्ड किया है, भेजा है बर्तन मांजते हुए, झाड़ू निकालते हुए, खाना बनाते हुए, पर वो सब हमने फोटोज भेजी है, वास्तव में किया किसी ने कुछ नहीं। हम नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल तहे दिल से पूरे पुरुष समाज की ओर से, मेरे घर में जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आपने ये वाकई ऐसा सबक सिखाया है कि घर का काम कहीं भी दोयम दर्जे का नहीं है, घर का काम प्रथम काम है। अतः कृपया इन्वेस्ट करिए, इसमें इन्वेस्ट करिए। घर के काम में जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो समय का इन्वेस्टमेंट है। हॉबीज में इन्वेस्ट करिए, यदि समय बच जाता है तो आपकी जो भी हॉबी है उसमें समय इन्वेस्ट करिए। रिलेशनशिप बनाने में समय को इन्वेस्ट करिए, सेवा कार्य में समय को इन्वेस्ट करिए। आप प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप व्यापार से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से वहां भी इन्वेस्ट करना ही होगा। वहां फिर किस तरह का संतुलन बनाए, इस बात को समझ लीजिए। विषय चल ही पड़ा तो इसी विषय में एक बात करना चाहता हूँ। आने वाला समय बहनों का, बेटियों का, हमारी जो है वो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ समय रहेगा।
प्रोफेशन खूब चलने वाला है, क्योंकि चलेगा ही, आवश्यकता है। शिक्षा भी वैसी है, आवश्यकता भी वैसी है और दुनिया भी वैसी है। अतः उसमें जीना पड़ेगा, उसी में चलना पड़ेगा, कहीं कोई ना नहीं है। और मेरा निवेदन मेरी सब युवा बहनों से, मेरी उन उन बहनों से जो कि आने वाले समय में प्रोफेशन से जुड़ेगी, यदि आज सुन रही है तो, और जो माताएं मुझे सुन रही है, उनसे भी निवेदन कि वो अपनी बेटियों को इस बात के लिए अवश्य तैयार कराए कि जब भी प्रोफेशन में और गृहस्थी में से, जब भी प्रोफेशन और गृहस्थी में वो जब शादी हो जाए, गृहस्थी बसा ले, और ऐसे कोई क्षण आ जाए, ऐसी कोई परिस्थितियां आ जाए, ऐसा कोई समय आ जाए कि जब उन्हें गृहस्थी और प्रोफेशन में से एक चुनना हो, तो कृपया गृहस्थी को चुने, कृपया गृहस्थी को चुने। प्रोफेशन को थोड़ा पीछे कर ले, प्रोफेशन फिर मिल जाएगा, प्रोफेशन फिर मिल जाएगा। ऐसी उन्नति की कोई खास बात नहीं है। और इस लॉकडाउन पीरियड ने तो हमें संसार की पूरी उन्नतियों को बहुत अच्छे से सिखा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। अतः निवेदन रहेगा मेरी युवा बहनों से जो मुझे सुन रही हैं, जो प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, पूरा सम्मान है आपके प्रति, आपके प्रोफेशन के प्रति। मैं तहे दिल से चाहता हूँ हर घर में बेटियां काम करें, बहुएं काम करें, जिस तरह का अवसर मिले उस तरह से वो आगे बढ़े, उनके अपने सपने साकार करें, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। पर हर समय हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। जब स्थितियां बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, परीक्षा की घड़ियां आती है, उस समय निश्चित रूप से आपको ये चाहिए कि यदि उस समय आपको कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि गृहस्थी में से और दाम्पत्य में से और प्रोफेशन में से किसी एक पर आपको जाना होगा, तो कृपया उस समय निश्चित रूप से आप कोशिश करिए कि आप दाम्पत्य को बचाएं, आप गृहस्थी को बचाएं। प्रोफेशन फिर मिल जाएगा, प्रोफेशन फिर मिल जाएगा, कहीं कोई ना नहीं है उसकी। अतः निवेदन रहेगा कि इन्वेस्ट करिए घर में, इन्वेस्ट करिए गृहस्थी में, इन्वेस्ट करिए अपनी हॉबीज में, इन्वेस्ट करिए रिलेशनशिप बढ़ाने में, इन्वेस्ट करिए अपने कार्यों को, सेवा कार्यों में, और इन्वेस्ट करिए व्यापार में और प्रोफेशन में। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाना है तो दूसरी बात है जो मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये है कि सहनशील बनिए, सहनशील बनिए। सहनशीलता सबसे बड़ा जरूरी कार्य है। क्षमा करने की आदत डालिए, क्षमा करने की आदत डालिए। हर लड़ाई में शामिल मत होइए। हमारी गृहस्थी, हमारे पारिवारिक रिश्ते, चाहे दाम्पत्य के रिश्ते हो, चाहे भाई भाई के रिश्ते हो, पिता पुत्र के रिश्ते हो, चाहे देवरानी जेठानी के रिश्ते हो, और चाहे सास बहू के रिश्ते हो, उसमें एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। वो ये होती है कि जब भी हम किसी भी कारण से अनमने होते हैं, जब भी हम किसी भी कारण से दुखी होते हैं, जब भी हम किसी भी कारण से जब भी हम किसी भी कारण से एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, तो चलो उस समय तो हो गए, उस समय तो हो गए, पर बाद में कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद जब परिस्थितियां अच्छी हो जाती है, तब हमारा संपर्क अच्छा बन जाता है, हम वापस सामंजस्य में आ जाते हैं, स्नेह के सूत्रों में बन जाते हैं, और फिर कोई बात खड़ी होती है। जब फिर कोई बात खड़ी होती है, तब वो जो पुरानी वाली बात है उसे वापस जिंदा मत करिए। अगर सहनशीलता का सीधा सा अर्थ ये है, हर लड़ाई को अलग अलग लड़िए, हर एक लड़ाई में पिछली लड़ाइयां शामिल मत करिए। जब हम पिछली लड़ाई हर लड़ाई में शामिल करते हैं तो उस लड़ाई का अंत होता ही नहीं, और वो फिर एकदम पानीपत की तरह बढ़ती ही जाती है। अतः जब लड़ाई होती है उसी समय की लड़ाई समझिए तो सहनशील हो जाएंगे। लड़ाई शब्द बहुत कठोर शब्द है। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हमें लड़ना है, पर यह मानवीय स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है। अनबन होना, एक दूसरे से रूठना, एक दूसरे को बुलावना देना, ये सब होता है, ये सब होता है। पर ये जब एक बार हो गया तो उसे वहीं खत्म करिए, आगे पीछे का याद रख कर करके उसमें जोड़िए मत। ये मानवीय स्वभाव बड़ा बावरा है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, यहाँ तक कि चले जाते हैं तब तक की कहानियां याद रहती है। ये अवचेतन मन जो है, इसमें ऐसे ऐसे संग्रह होते हैं कि पूछिए मत। और ये ऐसे समय निकल करके सामने आते हैं, एक लड़ाई चल रही होती है तो अचानक 3 वर्ष पुरानी वाली बात भी याद आती है, और वो भी हम उसमें जोड़ देते हैं। अतः आवश्यक है पारिवारिक रिश्तों में, यदि हमें सहनशीलता रखनी है तो पुरानी लड़ाई को नई में शामिल नहीं करना है। हर एक बात को दोहराए नहीं, हर एक बात को नहीं दोहराए, तब सहनशील बन पाएंगे। जैसी सासू माँ करती थी, जैसी दादी माँ करती थी, वैसा आज समय नहीं है। आज समय बदल रहा है। आज की बहुओं से अगर उस तरह की आप आशाएं रखती हैं कि जैसी आप अपनी सासू माँ के सामने थी या आज हैं, और वैसी आपकी बहू रहेगी, तो ये आशा रखना ही ठीक नहीं, ये आशा रखना ठीक नहीं। क्योंकि समय भी तो बदल गया, परिस्थितियां भी तो बदल गई, काल भी तो बदल गया। दादी जी तो
दादी जी तो एक हाथ लंबा घूंघट तक निकाला करती थी। हमारी जो दादी माएँ थी, जो आज के 70, 80, 85, 90 वर्ष पहले की, वो तो घूंघट निकाला करती थी। फिर हमारी माँ आई, हमारा ज़माने आए, तो वो घूंघट हट कर करके सर तक रहा। उसके बाद पल्ले उतर गए, उसके बाद पंजाबी सूट आ गया। आज अगर जीन्स और टी-शर्ट आ गई तो आ गई, क्या फ़र्क पड़ता है? ये समय की माँग है, इसे स्वीकार करिए। ये कोई चर्चा के विषय नहीं हो सकते। ये कोई चर्चा के विषय नहीं है। आपको जो पहनना है पहनिए, और समय के हिसाब से जो लोग आए हैं, उनको जो पहनना है वो पहनेंगे। ये तो सत्य है ना। आज हमारे घर में यदि नई बहू आएँगी, तो वो कितने वर्ष की होएगी? 22 वर्ष की, 25 वर्ष की, 27 वर्ष की, 30 वर्ष की। इतने ही वर्षों की तो आने वाली है ना। तो वो जन्मी कब थी? आज के 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या इतने ही पहले तो जन्मी है ना वो। तो याद करिए ना, इन 25-30 वर्षों में किस तरह पूरी दुनिया बदली है। हमारे अपने घर बदले, हमारे तौर तरीके बदले। हमारा जमाना था, हमारा जमाना था, विविध भारती सुना करते थे, आकाशवाणी हुआ करती थी, एक चित्रहार आया करता था, एक सिनेमा मिला करती थी, हमको तो रविवार को देखना था। फिर उसके बाद में कलर टीवी आया, उसके बाद में वीडियो आया, उसके बाद में गाने बजने के लिए कैसेटें चलनी शुरू हुई, उसके बाद में सीडी चलनी हुई। आज हम जानते हैं, एक छोटे से पेन ड्राइव में 5-5 हज़ार गाने लिए हम घूमते हैं। एक छोटे से पेन ड्राइव में छोड़िए, अब तो एक-एक स्विच दबाते हैं हम हमारे संग्रहालय में, तो पता लगता है 200 सिनेमा आ जाती है, जो हमारे इस फ़ोन में। तो बताइए ना, समय किधर से किधर आ गया। तो ये जो हमारी पीढ़ी है, जो 25-30 वर्ष पहले, मैं उन्हें मिलेनियम पीढ़ी कहा करता हूँ। मैं इस पीढ़ी को मिलेनियर पीढ़ी कहा करता हूँ। 1990 से 2000 के बीच में जन्मी हुई पीढ़ी, यानी 1990 से लेके अभी 2020 में हम जी रहे हैं, यानी ये 30 वर्ष। उन 10 वर्षों में 1990 से 2000 के बीच में जितने भी बच्चे जन्मे हैं, वो मिलेनियर पीढ़ी के बच्चे हैं। यानी कि उस समय पूरी तरह से परिवर्तन हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारे रहन-सहन में आ चुका था। तो जो बच्चे जन्मे हैं, वो तो उस परिवर्तन के अंदर ही जन्मे हैं। वो तो उसी में जन्मे हैं। स्वाभाविक है, उन्हें नहीं पता है हम पुराने किस ढंग से रहते थे, किस ढंग से जीते थे, किस तरह करते थे। अतः कृपया उन सब चीज़ों को अब इस समय मत ला दिए। उन्हें नहीं ला देंगे तो हमारे पारिवारिक रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे। इसी समय बात में बात निकलती है, तो मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं बहनों से बात कर रहा हूँ और मेरी बहुत सारी बहनें मुझे सुन रही हैं। हमारे घरों की हमारे घरों की वास्तव में कोई 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 नींव है, वास्तव में कोई नींव है, जो खूबसूरती से अगर चलती है, तो वो रियल में आपके ही रिश्ते हैं। जितने महिला सदस्यों के बीच के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, उतने ही रिश्ते परिवार में प्रगाढ़ चलते हैं। यही सत्यता है, यही सत्यता है। माँ और पत्नी के बीच में पति की भूमिका बहुत डिफरेंट हो जाती है। वो माँ के साथ बहुत प्यार से बेटे जैसा रहना चाहता है, और बेडरूम में निश्चित रूप से पत्नी के साथ भी जीवन साथी रहना चाहता है। पर जब ड्राइंग रूम में दोनों के बीच में आता है, तो अजीब स्थिति में आ जाता है। उस समय रिश्ता जो है, वो सबसे मजबूत आपका चाहिए। यदि माँ और पत्नी, यानी सास और बहू, उसका रिश्ता यदि बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये रिश्ता यदि बहुत सामंजस्यपूर्ण है, ये रिश्ता यदि हमारे घर के अंदर एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे को आदर करता है, एक दूसरे की भावनाओं के तहत जीता है, तो मान करके चलिए, हमारे घरों की सुख शांति कुछ और ही अलग होगी। अतः अतः समय है इस रिश्ते को समझने का। मैं निवेदन करना चाहूँगा, 3 पीढ़ियाँ हैं अमूमन हमारे घरों में। एक पीढ़ी दादी माँ की पीढ़ी है, एक पीढ़ी माँ की पीढ़ी है, और एक पीढ़ी है बहू की पीढ़ी है। एक चौथी पीढ़ी भी है, जो टीनेजर पीढ़ी कही जा सकती है, उसे छोड़ते हैं। 3 पीढ़ियाँ हैं, दादी माँ की पीढ़ी, माँ की पीढ़ी और फिर बहू की पीढ़ी। यानी कि 3 जनरेशन हमारे घरों में है। तो 2 जनरेशन मिलाते हैं। एक जनरेशन जो कि बड़ी वाली जनरेशन है, एक जनरेशन जो कि बीच वाली जनरेशन है, और एक जनरेशन बिल्कुल नई जनरेशन है। बड़ी वाली जनरेशन मैं अपनी जनरेशन मानता हूँ, जो सीनियर सिटीजन्स की जनरेशन हो गई, जो दादी माँ हो गई, या कि बड़ी सासू माँ हो गई, बड़ी माँ हो गई, नानी माँ हो गई, काकी माँ हो गई, बुआ जी हो गई। वो वाली जो एक पीढ़ी है, वो वाली जो एक बड़ी वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी से मेरा निवेदन है। जो अग्रज पीढ़ी है, उससे निवेदन है। जितनी भी दादी माँ की पीढ़ी है, उससे मेरा निवेदन करना चाहता हूँ। अब समय बदल गया है, अब समय बदल गया है। अतः हमें भी समय के हिसाब से अपने आप को समझना चाहिए। यदि हम सदैव की टोका-टाकी घर में रखेंगे, सदैव की टोका-टाकी रखेंगे, तो हमें तो ये लगता है कि बच्चे, हम उपदेश देना चाहेंगे, हम उन्हें समझाना चाहेंगे, और हमको लगता है कि हमें समझाना बड़ा ज़रूरी है, और इसी तहत हम हर समय अपने अपने संसार को
उसी ढंग से बनाए रखते हैं जिसमें हम जिए थे, और वही हम उनको बताना चाहते हैं। वो नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाते, और कैसे समझेंगे, क्योंकि वो उन सब चीजों के साथ में नहीं जिए। अतः मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, अब जो नई पीढ़ी आ गई है उसे जिम्मेदारी उठाने दीजिए, उसे बड़ा बनाने दीजिए। आपकी अहमियत कम नहीं होने वाली है, हमारी कोई अहमियत कम नहीं होगी। हम उन्हें बड़ा माने तो वो हमको हो सकता है और भी बड़ा मानेंगे। सदैव टोका टाकी ठीक नहीं, हर समय उपदेश देना भी ठीक नहीं। हमारा जमाना ऐसा था, आज तो जमाना कैसा आ गया। अब हमारा जमाना चला गया, आज जो जमाना है उसकी बात करिए। आज जो जमाना है उसकी बात करिए, उसी जमाने में जीने की बात करिए। हमारे हमारे जमाने का खान पान ऐसा था, श्रृंगार ऐसा था, रहन सहन ऐसा था, हम तो ऐसे करते थे। आजकल के बच्चे कैसे करते हैं, आजकल की बहुएं कैसे करती है, ये सब कह कर करके मेरी पीढ़ी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप घर से अवांछित हो जाएंगे, आप घर से परे हो जाएंगे। रहेंगे तो घर में ही, पर आप दिल में नहीं रहेंगे। अतः मत करिए, छोड़ दीजिए। आज के खान पान, आज के वस्त्र श्रृंगार, आज का रहन सहन, आज का घूमना फिरना, सब स्वीकार करिए। यही सब चलने वाला है, क्योंकि समय आज का है। बच्चों को अति लाड प्यार मत करिए। मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो पोते पोती हैं बहुत प्यारे लगते हैं, स्वाभाविक है, मूलधन और ब्याज की कहानी है, बड़े प्यारे लगते हैं, पर समय बदल गया है। इनका प्यार भी उस ढंग से मत करिए। अनेक घरों में तो इस बात की लेकर करके टेंशन हो जाती है, क्योंकि दादी माँ बच्चे को अपने ढंग से खिलाना पिलाना और रखना चाहती है, और बहू जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि उसकी स्कूल की कुछ और कहानी है, उसके फ्रेंड्स की कुछ और कहानी है, उसके कुछ और तौर तरीके हैं, और उसको कुछ और डर लगता है, उसको कुछ और लगता है। अतः वो नहीं चाहती है, और इस बातों को लेकर करके दादी माँ चाहती है लाड लडाना, और बहू चाहती है बच्चे को परे करना, और हमारे घरों में एक अनसीन टेंशन बनती है, अनसीन टेंशन बनती है। अतः लाड प्यार करिए, पर उतना मत करिए जितना हमारे जमाने में किया जा सकता था। युवा पीढ़ी के साथ, जो मेरी पीढ़ी है, दादी माँ की पीढ़ी है, उसे कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी के साथ युवा सपनों की बात करिए, आज के युग की बात करिए, आज के गजट की बात करिए। समझ आए कि नहीं आए, नहीं आता है। ये जो वेबिनार शुरू हुए हैं, मुझे भी नहीं आते थे, हम में से किसी को भी नहीं आते थे, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। हम तो सेमिनार के लोग हैं, हमें क्या मालूम ये वेबिनार। और आज भी हम 3 बटन समझते हैं, म्यूट हो गए, अनम्यूट हो गए, छोड़ गए, रह गए, स्टॉप कर दे, बात कर रहे हैं, भूल जाते हैं किसको बंद करना है, किसको रोकना है। स्वाभाविक है, पर हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी जो है वो बहुत समझते हैं इन सब चीजों को। अतः उन सब चीजों में उन्हें आगे रखिए, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे बात करिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप कहेंगे बात तो करना चाहते हैं, पर समय का है, वो तो भगते रहते हैं। वो इसलिए भगते रहते हैं क्योंकि हम हर समय उपदेश देते रहते हैं। यदि हम उपदेश नहीं देंगे तो वो भी नहीं देंगे, मैं पक्का कहता हूँ आपको। स्वयं की उपयोगिता बनाए रखें। मेरी पीढ़ी जो दादी माँ की पीढ़ी है, उसे कहना चाहता हूँ, अपनी उपयोगिता बनाए रखें। और हमारी उपयोगिता तभी बनी रहेगी कि हम अपने आप में रहेंगे। यदि हम हर समय हुकूमत करेंगे, हर समय ये बताएंगे कि हम ही बड़े हैं, हर समय यही बताएंगे कि वो जो जमाना हमने जिया उसी जमाने के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा, तो हमारी उपयोगिता कम हो जाएगी। अतः स्वयं की उपयोगिता बनाए रखें, ये आवश्यक है। क्षमा करें। युवा पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूं, अब जो बहुओं की पीढ़ी है, हमसे छोटी वाली पीढ़ी है, उससे बात करना चाहता हूँ। दादी माँ की नहीं, अब मम्मी की पीढ़ी से बात करना चाहता हूँ। मम्मी के साथ साथ में और भी जो युवा बहुएं आ गई, उनसे भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब बहू बहू एक जैसी है। दादी जी के सामने तो दोनों ही बहू है, दादी जी के सामने तो दोनों ही बहू है। अतः मेरा आपसे ये कहना है, युवा पीढ़ी आपसे कहना है, माना कि माना कि दादी माँ की पीढ़ी की, यानी कि हमारी पीढ़ी की आदतें पुरानी है, माना कि आदतें पुरानी है, इससे कहीं कोई ना नहीं। पर ये बात तो आप भी जानती हैं कि हमने जो जमाना जिया है वही तो बताएंगे, हमने जो देखा है वही तो आपको सुनाएंगे, हमने जो भोगा है वही तो आपका अनुभव रहेगा। अतः हमारा तिरस्कार मत करिए, हमें परे कर मत करिए, ये कह करके बात मत करिए आप कि आप तो पुराने हैं, आप तो कुछ समझते नहीं हैं, आप तो जमाना जानते नहीं हैं। अनुभव का एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, अनुभव का एक बहुत बड़ा खजाना इस दादी माँ की पीढ़ी के पास है। अतः कृपया, अतः कृपया इसे ठुकराइए मत, इसे तिरस्कार में मत ले जाइए, इसके अनुभव का लाभ लीजिए। परिवार के निर्णय आपको लेने हैं, लेकिन उन निर्णयों में आप दादी माँ की पीढ़ी को भी शामिल तो करिए, उन्हें भी बताइए तो सही। ऐसा नहीं हो कि इन्हें उधर उधर से पता लगे, उन्हें बुआ जी से पता लगे कि फला काम हो गया, वो काम
आपने दुनिया ज्यादा देखी है, तो ये भी जवाबदारी आपकी है कि इस घर में जितनी खुशियां हैं वो आपको देनी होगी। अतः इस घर के रिश्तों को आपको निभाना होगा। तीज त्योहार पर आपको भी तो खुशियां बतानी चाहिए। आधुनिक अवसरों पर दादी माँ और दादी माँ की पीढ़ी खुशी बनाएगी, तो तीज त्योहारों पर आपको भी तो खुशियां मनानी चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल की हमारी युवा बहुएं हैं, जो कि खास करके प्रोफेशनल बहुएं, जो ऑफिस गोइंग बहुएं हैं, उनको ये सब बेकार सी लगने लगी। महानगरों में तो खास करके बेकार लगने लगी। ये क्या तीज यार, क्या इसका, ये क्या नीमड़ी पूजना, क्या पिंडार, क्या ये गहने पहनो और नहीं पहनो भला। भाई क्यों नहीं पहनो? मुझे एक बात तो समझाइए ना, ये इतने इतने गहने, इतने इतने कपड़े किसके लिए? जब जब इन अवसरों पर यदि आप वस्त्र श्रृंगार नहीं करेंगी तो कब करना चाहेंगी? अच्छा मत करिए, आपका नहीं भी मन हो, चलो दादी दादी माँ की खुशी के लिए कर लीजिए, बड़ी सासू माँ की खुशी के लिए कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो अपनी पार्टी में जाती है, तरह तरह के वस्त्र पहनती है। जब अपने मित्रों के साथ जाती है अलग तरह के पहनती है, पिकनिक पे जाती है और तरह के पहनती है, जब शादी में जाती है कुछ और तरह के होते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं कुछ और तरह के होते हैं, फॉरेन जाते हैं कुछ और तरह के होते हैं, बीच पे जाते हैं कुछ और तरह के होते हैं। जब भिन्न भिन्न तरह के वस्त्र आप रखती है और भिन्न भिन्न आयोजनों पर पहनती है, तो मुझे बताइए इस समय पहनने में क्या दिक्कत है? इस समय यदि दादी माँ इस बात से खुश होती है कि आपने लाल पीले वस्त्र पहने हैं, आपने वस्त्र श्रृंगार किए हैं, आपने वो गहने भी पहने हैं, तो बताइए ना क्यों क्यों नहीं कर सकते? कितनी छोटी छोटी बातों में घर की खुशियां छुपी है। और इन्हीं बातों को हम नहीं मानते हैं तो घर में तनाव होता है। घर में तनाव होता है। मैंने देखा है कई बार, मैंने कई बार देखा है, इधर उधर देखा है मैंने। किन्हीं 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 आयोजनों में तो ये देखने को आता है, सासू माँ जो घर की है एकदम सजी धजी बैठी है, काकी जी भी सजी धजी है, बड़ी भाई आई हुई थी वो भी सजी धजी है, पड़ोस वाली आंटी जी वो भी सजी धजी बैठी है, सब निमड़ी पूछने के लिए बैठी हुई है, सब की सब। और बहू दौड़ती सी आई है और एक चुन्नी ओढ़ कर करके बैठ गई लाल रंग की। तो नजरें तो टिकेगी ना, नजरें तो टिकेगी ना। क्यों भाई, आपको भी तो मालूम था निमड़ी पूछनी है। आपको लग रहा होगा मर्दा जी को बुलाया है, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को कहते हैं और इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। मेरा अपना ही अनुभव है, खुशियां और प्रसन्नता इन छोटी छोटी बातों में ही। बड़ी बड़ी तो सफलताएं होती है, प्रसन्नताएं नहीं होती है। बड़ी बड़ी सफलताएं होती है। 20, 25, 30 वर्ष तक हम किन्हीं चीजों की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद 3 दिन में पूरा कर देते हैं। विवाह जैसे विवाह बच्चा जन्म लेता है तब से माता पिता सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है उनकी सोच बड़ी हो जाती है और विवाह योग्य होना शुरू होता है, तो 3, 4 वर्षों में पूरे समय यही सोचते रहते हैं, क्या करना, कैसे करना, किसको बुलाना, क्या लेना, क्या देना, ये वो। यानी करीब करीब मान लीजिए 25 वर्ष में लड़के का विवाह हुआ, तो 25 वर्ष तक हमने प्लानिंग की। विवाह तो 3 ही दिन का था, 3 दिन में विवाह पूरा हो गया। अब 3 दिन में जो कुछ हुआ, उस सफलता की प्रसन्नता के लिए 25 वर्ष लगाए हमने। विवाह तो 3 दिन में संपूर्ण हो गया, पर 25 वर्ष लगे। तो इन 25 वर्षों में कितने अवसर आए हुए होंगे उस लड़के के साथ, और अब आगे वाले 25 वर्षों में कितने अवसर आएंगे उस लड़के की बहू के साथ हमें प्रसन्नता मनाने के। अतः प्रसन्नताएं सदैव छोटी छोटी बातों में होती है, सफलताएं बड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सफलताओं के लिए आदमी को प्रयास या सपने नहीं संजोने चाहिए, पर उसके लिए बहुत प्रयास होते हैं। और प्रसन्नता तो यूं पड़ी है, हाथ बढ़ाओ प्रसन्नता मिलती है। तो पुनः आता हूं इसी बात पे, इसे छोटा मत समझिए। घर के 30 त्योहारों को आनंद से मनाइए, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देखिए, देखिए कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है घर के अंदर। अतः युवा पीढ़ी, आपसे ये कहना चाहता हूँ, घर आपकी जवाबदारी है, तो घर के लोगों की प्रसन्नता भी अब आपकी जवाबदारी है। उन्हें कैसे प्रसन्न रखा जाए, ये भी आपको ही देखना होगा। आप भी थोड़ा उनके पास बैठे, दादी माँ की पीढ़ी के पास समय निकालिए, थोड़ा उनके पास बैठिए। आप बैठेंगे तो आपके बच्चे भी बैठेंगे, नहीं तो बच्चे बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बच्चे तभी बैठेंगे, और अब ये मुश्किल है कि बच्चों को खुद को ही समय नहीं। 24 घंटे लॉकडाउन के पहले थे, आज भी 24 घंटे हैं। कुछ बदले या नहीं बदले संसार में, लॉकडाउन के बाद में समय नहीं बदलेगा, 24 के 24 घंटे ही मिलेंगे। यही 24 घंटे हमको फिर मिलने वाले हैं। अतः 24 पहले थे, 24 आज और 24 रहेंगे। दिन रात का तो वही चक्कर रहना है। अतः ये कह करके हम परे नहीं हो सकते कि समय किसके पास है। समय का संयोजन करिए। अगर समय को इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे तो सत्य मानिए घर में आनंद की सीमाएं भी खूब बढ़ जाएगी। युवा पीढ़ी, बस इतना सा ही निवेदन है, बड़ी पीढ़ी के साथ सामंजस्य बनाइए, अपनी समझदारी बताइए, उन्हें तिरस्कृत मत करिए, उनके साथ में अनुभव का शेयर करिए, और जो कुछ भी उन्होंने पाया है
उसे लेने का प्रयास करिए। टीनेजर्स पीढ़ी एक और है हमारे घरों में, उसके लिए भी बात करनी चाहूँगा। टीनेजर्स पीढ़ी जो है, उनके लिए कहना चाहूँगा, माता-पिता को, सभी तरह के माता-पिता को, ये पीढ़ी भी तनावग्रस्त हो गई है, हमसे तनावग्रस्त हो गई है। मैं जानता हूँ हमारे घरों में 3-3, 4-4, 5-5 लोग हैं और फिर भी एक अलग ढंग का तनाव है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ यही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं एक-दूसरे के रिश्तों को ठीक से। टीनेजर्स पीढ़ी जहाँ कहीं भी घर में है, माता-पिता की ये जवाबदारी बनती है, उन्हें स्पेस देवें, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। हर समय ये ठीक नहीं है, हम उनके मोबाइल फ़ोन देखें, उनके फ़ेसबुक देखें, फ़ेसबुक पे कौन-सी फ़ोटोएँ लगा रखी है, उनके ट्विटर देखें और फिर उसी हिसाब से उनकी पिक्चर बना लें। हमारे दिमाग में ये ठीक नहीं है। उनके दोस्त क्या है, किस तरह है, मत करिए, प्राइवेसी दीजिए, सम्मान करिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करिए। हमको लगता है कि हमने आगा-पीछा कर करके उनकी अलमारी खोल के उनके पीछे से बहुत सी चीज़ें देख ली। वास्तविकता ये है, हम 2 चीज़ समझते हैं, तो वो 4 हमसे ज़्यादा समझते हैं। उन्हें क्या छिपाना है, क्या दिखाना है, वो भी जानते हैं। अतः निश्चित मानिए किस तरह क्या लॉक करना है और किस तरह अनलॉक करना है, वो बहुत अच्छा जानते हैं। अतः स्पेस दीजिए, उन्हें प्राइवेसी दीजिए, बिना काम की टोका-टाकी मत करिए। निश्चित रूप से जेब खर्च दीजिए, जो भी आपके घर का तरीका है, जो भी आपकी वस्तु स्थिति है, उसमें बेटा हो, बेटी हो, टीनेजर्स है, तो उन्हें निश्चित रूप से जेब खर्च दीजिए। अब 2 बातें हैं, जेब खर्च अवश्य दीजिए, पर इतना भी मत दीजिए। माना कि एकला ही है, माना कि लाडला ही है, सब कुछ उसी का है, माना कि बहुत प्रिय है, ये तो फिर ससुराल चली जाएगी, अभी तो सारी मौज-मस्तियाँ करानी है। मत करवाइए, मत करवाइए। समझ रखिए, समझ के साथ जेब खर्च दीजिए। आपका अति लाड-प्यार, एक बेटा, एक बेटी है। अगर बेटी है तो और ही खतरनाक काम है, क्योंकि उसे ससुराल जाना है। उसे ससुराल जाना है। जिस तरह की नींव आपने डाल दी, जिस तरह के संस्कार हमने दे दिए, वो वैसे ही लेकर करके जाने वाली है। क्योंकि संस्कारों का तो यही समय है और इसी समय यदि हमने बिना काम का लाड प्यार जताया, तो निश्चित मानिए कि आगे जाकर करके दुविधाएँ और भी बढ़ेगी। अतः जहाँ कहीं भी टीनेजर्स हमारे घर में हैं, उस पीढ़ी को स्पेस दे, प्राइवेसी दे, बिना काम की टोका-टाकी नहीं करे, उनसे बातचीत करे, उन्हें जेब खर्च देवे। घर के जो भी आपके नियम हैं, आपके जो भी कायदे हैं, वो निश्चित रूप से उन्हें बताएँ। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उन्हें उछंगल बना दें, उन्हें कुछ भी नहीं समझाएँ और सब तरह की छूट दे दें। ज़रूर बताएँ, बेटा ये घर के कानून, क्योंकि ये और ऊपर की 4-5 बातें जो मैंने कही, वो धीरे-धीरे हम करते हैं और उनको समझ में आती है, तो निश्चित मानिए वो भी सुनने की मुद्रा में आएँगे। वो भी हमें अपना प्रिय मानने लगेंगे, हमसे बात करने लगेंगे। ख़ास कर के क्योंकि आज तो महिला बहनों के साथ ही मेरी बात हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ, मम्मी की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे जो टीनेजर्स बेटे-बेटी हैं, जहाँ कहीं भी लड़खड़ाहट है, मम्मी को अधिक समझ बतानी पड़ेगी। मम्मी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये कह के पुरुषों को परे नहीं कर रहा हूँ, पापा को परे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित मानिए मम्मी की भूमिका बड़ी होती है, क्योंकि टीनेजर्स बच्चे मम्मी से ही ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। मम्मी से ही ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, बेटी हो चाहे बेटा हो। ऑफ़ कोर्स बेटियाँ पापा से भी क्लोज़ होती है, पर पापा से क्लोज़ एक न्यारे ढंग से होती है। मम्मी से क्लोज़ एक न्यारे ढंग से होती है। अतः मम्मी को चाहिए कि वो बेटे-बेटियों से, जो टीनेजर्स है, उनके साथ में अपने आप को जोड़ कर करके देखें। मम्मी की ये भूमिका है, यदि टीनेजर बेटे-बेटी हैं, तो वो रात को कहाँ जाते हैं? आजकल प्रचलन है, महानगरों में तो खूब प्रचलन है। 12 बजे वो जन्मदिन होता है और फ्रेंड्स जाते हैं सरप्राइज़ करने के लिए, हमारे घर भी आते हैं सरप्राइज़ करने। ये अधिकांश जगह चल पड़ा, नहीं चल पड़ा तो फिर चल पड़ेगा। ये लॉकडाउन परमानेंट नहीं रहना है, 2, 4, 6 महीने बाद में फिर दुनिया आनी है। और उसी तरह ये सब चीज़ें इस तरह नहीं तो कोई और रूप में आ जाएगी। ऐसे में जो भी मम्मी है, उनसे मेरा ये कहना है, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स क्या है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हमें हमारे फ्रेंड्स ध्यान में रखने चाहिए बच्चों के, कि उनके फ्रेंड्स क्या है, किस तरह है, कोशिश करिए। और होता भी है, आजकल तो होता भी है, खास बात नहीं है। हम बच्चों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स से भी जानकार हो जाते हैं। यदि ऐसा कुछ हो तो ज़रूर करिए। ये सब मैं वो बातें बताना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत अनुभव से ली है। बातें बहुत छोटी है, पर यही है। ये सब बातें बाद में जाके गंभीर बनती है। विवाह के समय गंभीर बनती है और जब विवाह के दाम्पत्य नहीं नहीं रह पाते, उसके बाद में क्या प्रश्न खड़े होते हैं। इन सब बातों की ध्यान यदि हम शुरू से करें, तो इन बातों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अतः कृपया ध्यान देवें। कहना चाहूँगा माता-पिता से, युवा माता-पिता से, अपने सपने जो हैं, अपने टीनेजर्स बच्चों पर मत लादें। ये ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते लड़खड़ाते हैं, हमारे घर लड़खड़ाते हैं, हमारे बच्चे अननेसेसरी की टेंशन में आते हैं। हर बच्चा अपना एक हुनर लेके आया है,
हर बच्चा अपनी एक तकदीर लेके आए, हर बच्चा अपना एक कर्म लेके आए। अतः पहचानिए उसे, उसे पहचानिए। आपके बच्चे में क्या हुनर है? भाई साहब का बच्चा बहुत अच्छा डांसर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा भी डांसर है। अगर मेरा बच्चा नहीं डांसर है और मेरा बच्चा चित्रकार है, तो पेंटिंग ज्यादा अच्छी है ना। जबरदस्ती क्यों डांस करवाना है? माना भाई साहब के बच्चे के डांसिंग के कारण से परिवार में खूब खुशी होती है, खूब खुशी होती है, खूब उसको सराहना मिलती है, पर कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि मेरे बच्चे को मैं डालूं उसमें। अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स भी ये थोड़ी है कि सबके बच्चे टेनिस खेल रहे हैं तो मेरा भी टेनिस खेलना चाहिए। पहचानिए, अपने बच्चे की क्षमताओं को पहचानिए और उसी क्षमता के अनुरूप उस बच्चे को लेकर करके जाइए, उस बच्चे को डेवलप करिए, उस टीनेजर्स को भी उसी उसी क्षमताओं में डेवलप होने के रास्ते बताइए, उसका साथ दीजिए। ये नहीं, और बिना काम की तुलना तो बिल्कुल मत करिए। माना संयुक्त परिवार में भी ये एक झंझट रहता है, एक बच्चा आगे निकल जाता है, एक बच्चा कमजोर रहता है, तो उसमें नजरें टिकनी शुरू हो जाती है। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस बच्चे में जो पोटेंशियलिटी है, जिस बच्चे में जो खूबी है, जिस बच्चे में जो खासियत है, वो पहचानने का प्रत्येक माता पिता को प्रयास करना चाहिए। आजकल तो कई तरह के डीएमआईटी टेस्ट भी होने लगे, यदि वो करवाना चाहें तो जरूर करवाइए, नहीं करवाए तो कोई आवश्यक नहीं है। हम हमारे बच्चे को पहचानते हैं, हमको खुद को पता है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज्यादा अच्छा है। उसी तरह से प्रयास करिए। सारे के सारे अव्वल नहीं हुआ करते हैं, सारे के सारे अव्वल नहीं होते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और किसी दिन यदि हमारे बच्चे ने पूछ लिया कि क्या आप अव्वल थे, तो हमको क्या जवाब देना पड़ेगा? क्या वाकई हम अव्वल रहे हैं सब चीजों में, या हैं हम? तो फिर बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अव्वल रहने चाहिए? और एक और इंटरेस्टिंग बात, पूरी दुनिया का इतिहास उठा कर करके देख लीजिए, हर फील्ड को उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि शिक्षा में जिन्होंने 100% मार्क्स लिए वही लोग अव्वल हुए हैं। 36, 40, 45% वाले बच्चे भी 100% वालों को अपने यहाँ सर्विस पर रख रहे हैं। अतः ये मत कहिए, मैं तात्पर्य ये कतई नहीं है कि एजुकेशन में बच्चा नहीं उतरना चाहिए, ये तात्पर्य नहीं है कि उसकी हम केयरिंग नहीं करें, ये भी कतई तात्पर्य नहीं है कि उसे हम प्रतियोगिता से परे रखें, ये भी तात्पर्य नहीं है कि हम उसको ये नहीं देखें कि भैया तेरा जो पोटेंशियल है तू अपने आप कर लेगा, तेरा अपना कर्म है तू जैसे करेगा, ये नहीं है तात्पर्य। तात्पर्य ये है, बिना काम की प्रतियोगिता मत करिए, बिना काम के तुलना मत करिए, बिना काम अपने बच्चे को तनावग्रस्त मत करिए, और बिना काम खुद भी तनावग्रस्त मत होइए। इन बातों पे हमें क्यों तनावग्रस्त होना है? भाई साहब का बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, वो भी तो अपना बच्चा है। हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे में जो कुछ अच्छा है, उस अच्छे को पहचान करके यदि हम बड़ा करेंगे तो हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा है। अतः कृपया ध्यान दीजिए, इन सब बातों से हम अपने आप में उलझ से जाते हैं। उड़ने दे इन परिंदों को, गालिब ने बहुत वर्षों पहले एक शायरी कही जो सुनाना चाहता हूँ। उड़ने दे इन परिंदों को खुली हवा में गालिब, उड़ने दे इन परिंदों को खुली हवा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट कर वापस आएंगे, जो तेरे अपने होंगे लौट कर वापस आएंगे। अतः चिंता मत करिए, कहीं नहीं जाएंगे। यदि हमने आचरण दिया है, हमने संस्कार दिया है, हमने प्यार दिया है, तो हमारे बच्चे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हम चाहते हैं। और हमने लापरवाही बरती है, हमने असावधानियां बरती है, हमने बिना काम के लाड प्यार किए, और हमने तो फिर हम जानते हैं कि किस तरह के क्या रिजल्ट आ सकते हैं। अतः इस विषय को इस बात पर लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा, हो सकता है टीनेजर बच्चे मुझे सुन रहे हों, मैं नहीं जानता आज कौन सुन रहा है, पर कहीं ना कहीं सुन भी रहे होंगे। सुन रहे होंगे तो उन्हें कहना चाहता हूँ, मैंने आपका पक्ष बहुत शानदार ढंग से समझा और रखा है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपनी जवाबदारी नहीं समझें। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप मम्मी पापा से परे सोचें। आप एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, टीनेजर्स बच्चों, आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपके मम्मी पापा, आपके काका काकी, आपके अंकल आंटी, आपके बुआ फूफा, आपके दादा दादी, आपकी बड़ी माँ बड़े पापा, जो कुछ भी आपके लिए करते हैं, ये मान के चलिए आपके भले के लिए करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। वो इसलिए इस तरह की टोका टाकी करते हैं, ये तरीका उनको नहीं पता है कि कैसे करना कैसे नहीं करना, पर वो करते इसलिए हैं ताकि आप सावधान रहें, आप इस दुनिया में आगे बढ़ें, आप कहीं किसी फंसाव में नहीं आ जाएं। अतः कृपया इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, वो आपके भले के लिए करते हैं। अतः सिर्फ टोका टाकी से डर करके उनसे परे मत जाइए, उनके प्रति अपने भावों को कमजोर मत करिए। यह निवेदन रहेगा तीनों पीढ़ियों की समझ का।
पारिवारिक जीवन को यदि सफल और सुखद बनाना है तो एक चीज और है जिसे हमें ध्यान में लेना चाहिए, और वो है समझौता। हमें समझौता करना आना चाहिए। यदि हमें समझौता करना नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि पारिवारिक रिश्ते हम मजबूत नहीं बना पाएंगे। हर छोटी मोटी बात पे हमारा जो ये अहम खड़ा हो जाता है, हमारा जो ईगो खड़ा हो जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये व्यापार में खड़ा होता है तो भी नुकसान है, ये कहीं बाहर खड़ा होता है तो भी नुकसान है, पर चलो वहां जो भी होता है, जैसे भी होता है होता होगा। पर यदि पारिवारिक रिश्तों में हमारा अहम खड़ा हो जाता है, हमारा ईगो खड़ा हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से हमारे पारिवारिक रिश्तों को बिल्कुल कमजोर कर देता है। अतः कृपया बिना काम का अहंकार, बिना काम का अहम मत पालिए और समझौता करना सीखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक देव ने इतनी खूबसूरती से एक बात कही है, एक ने कही दूजे ने मानी, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। नानक कहे दोनों ज्ञानी। गुरु नानक ने एक ही वाक्य में पूरे जीवन का सार सिखा दिया। एक कहता है और दूसरा मान लेता है। इसका तात्पर्य जिसने कह दिया वो समझदार है कि मानने वाला समझदार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही समझदार है, नानक ये कहते हैं, और यही सत्यता है। अतः समझौतावादी प्रवृत्ति करिए। ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है कि हर दिन हम समझे कि हमने जो कहा है, हमने जो सोचा है, हम बड़े हैं, मैं सासू माँ हूँ, मैं जो कहती हूँ वही मानना पड़ेगा। ये किस तरह का एम है? मैंने एक मेरे बचपन में एक कहानी सुनी थी जो आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे अहम भी कितने बावरे हैं, कितने बावरे अहम हैं। हम किन किन बातों के अहम पाल लेते हैं, किन किन बातों का बड़पन पाल लेते हैं। राजस्थान की घटना है। राजस्थान की घटना है। एक एक व्यक्ति किसी के यहाँ पे भिक्षा मांगने गया, किसी के घर पे भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांगने गया तो उसने रोटी मांगी वहां पर कि सेठानी जी 2 रोटी दे दीजिए। घर में सेठानी जी थी नहीं, सेठानी जी थी नहीं, बहू थी घर में और रोटी बनी हुई नहीं थी। तो बहू ने अंदर से आवाज लगा के गई, बाबा रोटी तो नहीं है, बाबा आज रोटी नहीं है। बाबा चला गया घर से। घर से जब चला गया तो सामने से जब गली में से निकल करके दूसरी गली की तरफ जा रहा था तो सेठानी जी आती दिख गई, यानी उस घर की मालकिन। घर की मालकिन दिख गई तो उसने बाबा ने रामा श्यामा कर ली, राम राम सेठानी जी। बाबा बोला मैं तो सेठानी जी आपके घर से ही आ रहा हूँ। बोले अच्छा, क्यों मेरे घर से क्यों आ रहे हो? बोले आपके घर से आ रहा हूँ सेठानी जी मैं तो, पर आज तो मिली नहीं, रोटी तो है ही नहीं, आज रोटी नहीं मिली। बोले घर में कौन था? बोले बहू जी थी, बिन्नी जी थी, बिन्नी जी बोली कि आज रोटी नहीं है बाबा, तो मैं तो आ गया। बोले अच्छा, बिन्नी जी बोली रोटी नहीं है? बोले बाबा मेरे साथ चल। बाबा को वापस साथ में लिया, साथ में लेकर करके घर गई, और घर जाकर करके 1 मिनट अंदर गई और वापस आकर करके बाबा को बोली कि बाबा रोटी तो कौन ही आज, आज रोटी नहीं है बाबा। बाबा ने अपने हद हो गई, तो ये बात तो बिन्नी जी ने भी कही थी। तो सासू माँ कहती है, सेठानी जी कहती है कि रोटी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर बिन्नी कैसे ना कर सकती है? सास तो मैं हूँ, बड़ी तो मैं हूँ, ना तो मैं करूंगी। देखिए ना किस तरह का है, देखिए किस तरह का है। वापस बाबा को लेके आई, ला कर करके बोलती है कि नहीं रोटी नहीं है, पर सास मैं हूं ना मैं करूंगी, उसको अधिकार थोड़ी है ना करने का। ये कथाएं हैं, पर ये कथाएं हमें मार्गदर्शन देती है, मार्गदर्शन देती है। इन सब बातों पर, कितनी छोटी छोटी बातों पे हम अपना अहम बना लेते हैं। यदि समझौतावादी प्रवृत्ति रखें तो हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत सुंदर रहेंगे, चाहे तीनों पीढ़ियों के हो, भाइयों के हो, माता पिता और बच्चों के हो, और चाहे पति पत्नी के हो। यहाँ तक कि समझौतावादी प्रवृत्ति नहीं होने के कारण हमारे आज के जितने भी ज्वलंत विषय है, और उसमें एक विषय ये जो दाम्पत्य जीवन का आता है, उसमें बहुत बड़ा कारण बनता है, ये अहम बनता है। ये अहम बनता है, क्योंकि ये अहम इतना बड़ा बना लेते हैं हम आपस में कि बाद में जाकर के सब चीजें बिखर जाती है। अतः कृपया समझौते की प्रवृत्ति रखिए, अहम मत पालिए। परिवार में तो बिल्कुल मत पालिए, बाहर पालना है तो पालिए, जहां भी पालना है पालिए, पर परिवार में मत पालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आप बड़े हैं और आप चाहते हैं कि परिवार शानदार रहे, तो आपको तो बिल्कुल अहम नहीं होना चाहिए, आपको तो बिल्कुल अहम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अहम करेंगे तो पीछे वाले तो करने ही करने, वो तो तैयार ही बैठे हैं लड़ने। मुखिया की जवाबदारी है, जो बड़ा है उसकी जवाबदारी है, जो समझदार है उसकी जवाबदारी है, और समझदार की जब जवाबदारी है तो स्वाभाविक बात है कि वो अहम नहीं रख सकता।
चाहे उसने कमाया हो, चाहे उसने घर बनाया हो, जो कुछ भी, वो ये सब जानते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है। परिवार के मुखिया ने क्या-क्या किया है, इस बात को सब जानते हैं। अतः मेरा ये आपसे निवेदन है, यदि चाहते हैं पारिवारिक रिश्ते हमारे बहुत खूबसूरत रहे, पारिवारिक रिश्ते हमारे शानदार रहे, तो निश्चित रूप से हमें जो है, इस वहम को, इस अहम को निकालना चाहिए और समझौतावादी प्रवृत्ति हमें अपनानी चाहिए। किसी ने सत्य कहा है, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। फिर बोझ चाहे सामान का हो और चाहे अभिमान का हो। बोझ चाहे सामान का हो, चाहे अभिमान का हो। अतः अहम मत पालिए, अहम मत पालिए। यदि चाहते हैं पारिवारिक रिश्ते अच्छे बने, तो एक बहुत छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा सूत्र है पारिवारिक रिश्तों को अहम बनाने का। वो ये है, वाणी। हमारी ये जो बोलने की बात है, ये जो वाणी की बात है, ये सबसे बड़ी देन भी हो सकती है और ये सबसे बड़ी झगड़े का कारण भी हो सकती है। ये सत्य है, यही सत्य है। हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसी पे सारे रिश्ते निर्भर करते हैं। यदि सुख चाहिए, यदि परिवार में सुख चाहिए, यदि जीवन में सुख चाहिए, तो सचमुच वाणी का माध्यम ये बनाइए, प्रशंसा करनी सीखिए, स्नेह देना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, समर्पण की बात करिए। और यदि आप चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि परिवार में हर समय हंसी बना रहे, परिवार में हर समय परिवार के अंदर तनाव भी बना रहे, तो एकदम सीधा सा तरीका है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ताने दीजिए, उलावने दीजिए। ये जो तानाकशी है ना, ये बड़े घाव करती है, बड़े घाव करती है। छोटी छोटी होती है बातें, पर ये घाव करती है और ये इकट्ठी होती जाती है। अतः चाहते हैं पारिवारिक रिश्ते मजबूत हो, तो कृपया वाणी को संयत करिए। पति पत्नी के बीच के रिश्तों में भी सबसे अधिक कारण जो है, सबसे अधिक कारण है, वो हमारी वाणी ही है। हम एक दूसरे पर जब छिटाकशी करते हैं, एक दूसरे पर तानाकशी करते हैं, तो एक दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं और दूसरा फिर वार प्रतिवार करता है और बातें बढ़ती चली जाती है। अतः चाहते हैं पारिवारिक रिश्ते मजबूत हो, तो वाणी को मधुर रखिए। किसी ने तो यहाँ तक कहा है, किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मीठा बोलेंगे, यदि मीठा बोलेंगे, तो आपको शुगर नहीं होगी, क्योंकि आपकी मिठास में शुगर भी बाहर निकल जाएगी। आपकी मिठास में शुगर भी बाहर निकल जाएगी। यहाँ मीठे से तात्पर्य अच्छा बोलने से ही है। हमें हमें कोई बनावटीपन की जरूरत नहीं है। हमें कोई ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई बोलना भी सीखना पड़ेगा। मीठा बोलने का तात्पर्य ये होता है, प्रशंसा के शब्द है क्या, किसी को उत्साहित करने के शब्द है क्या, किसी ने कुछ अच्छा किया है तो थपकी लगाने के शब्द है क्या, या ये भी तो वाणी का ही है। मान लीजिए उस दिन नमक ज्यादा हो गया, बिना बोले भी तो रह सकते हैं। ये भी तो अपने आप में वाणी का ही कमाल है। अगर बिना बोले रह गए तो काम हो गया, क्या फर्क पड़ता है। वो सब्जी तो जैसी बननी थी बन गई, वो नमक तो ज्यादा कम जो होना था वो हो गया। अब उस नमक को खाना कि नहीं खाना पर वाणी से जो हमारा युद्ध शुरू होता है, वो सारे पारिवारिक रिश्तों को छिन्न भिन्न कर देता है। ये एक छोटी सी बात थी। इसी तरह हर बड़ी बात पे होता है। अतः वाणी का संयम जो है पारिवारिक रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। और अंतिम बात, पारिवारिक रिश्तों को यदि महत्वपूर्ण ढंग से समझना है, इन संबंधों को बहुत गहराई के साथ जीना है, तो एक चीज कहना चाहूंगा अंतिम रूप से, वो ये, सहजता से जीवन जिए। जीवन को सहज बनाइए। जितना सहज जीवन, उतना जीने का आनंद, जितना जीने का आनंद, उतने हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। सहजता में कैसे जिया जा सकता है? सहजता में जीने का एकदम सीधा सा तरीका, आज में जिए। सहजता सदैव वर्तमान में होती है। यदि हम वर्तमान में जिएंगे तो सहज जिएंगे, और यदि हम अतीत में जिएंगे या भविष्य की कल्पनाओं में जिएंगे तो कभी भी हम सहज नहीं जी सकते। क्योंकि अतीत जो बीत चुका है, अधिकांश रूप से हमको क्या याद आता है अतीत में? अतीत में हमको अच्छी बातें नहीं याद आती है। ये बड़ा मानवीय स्वभाव है। अतीत में जो हमको याद आता है वो क्या आता है? जो कुछ बीत चुका, जो कुछ घट चुका, जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, वो सब चीजें हमको याद आती है अतीत की। अतीत की हमको वो चीजें याद आती है जिसने हमें किसी न किसी रूप में तकलीफ दी है। वो रिश्ते याद आते हैं, वो बातें याद आती है, वो घटनाएं याद आती है, वो परिस्थितियां याद आती है। अतीत की अच्छी बातें याद ही नहीं आती। और जब भी याद आती है तो हमारा वर्तमान बिगाड़ देती है।
हमारा वर्तमान बिगाड़ देती है। और कई बार तो बहुत अजीब है, अतीत यानी जो बीत चुका, उसकी अच्छी बात भी जब याद आती है, तो मन में ये कसक होती है कि उस समय तो हम इतने अच्छे से जिए थे, इतने अच्छे रहे से, फला फंक्शन कितना जोरदार किया था, पर आज जो फंक्शन हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। अब देखिए, वर्तमान में अच्छा हो रहा है, पर वैसा नहीं हो रहा है, जैसा पहले हुआ, तो ये वर्तमान फिर बिगड़ गया। अतः अतीत की अच्छाई भी हमको जब याद आती है, तो वर्तमान को बिगाड़ देती है। अतः या तो अतीत की जो बीत चुका है उसकी सारी अच्छी बातों को याद करिए और उन अच्छी बातों से प्रेरणा लीजिए, अन्यथा अतीत को भूल जाइए। अगर सहज जीवन जीना है, पारिवारिक जीवन जीना है, सुख में जीवन जीना है, तो वर्तमान में जिए। आज जहां खड़े हैं वहां जिए। पिछली शादी जो हमने की थी वो 50 लाख रुपए की थी, पर यदि आज परिस्थितियां 20 लाख की है तो क्या दुख है, क्या अफसोस है। आज 20 लाख में भी तो हो सकती है। अगर सहजता से करेंगे, सुंदरता से करेंगे, तो 20 लाख में भी बहुत आनंद आएगा। और नहीं तो ये 20 तो लगने ही लगने हैं, और उस 50 के दुख में ये 20 लग जाएंगे और ये शादी का मजा जीरो हो जाएगा। अतः कभी भी पुरानी अतीत की उन बातों को याद मत करिए जिनके कारण से हमें दुख होता है। वर्तमान में जिए, भविष्य की इतनी चिंता मत करिए। लॉकडाउन के बाद क्या होगा, एक एक नॉर्मल कोर्स में चिंता जो होती है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वहां तक ठीक है। पर बिना काम की कल्पनाएं करके हम चिंता करें, क्या हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा है वैसा। क्यों क्यों भविष्य का इतना डर क्यों? या तो भविष्य के सुखद सपने देखिए, और नहीं देख सकते हैं तो भविष्य की तरफ मत देखिए, वर्तमान में जिए। भविष्य क्या है ये समझ लीजिए। भविष्य निश्चित रूप से आज वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वही हमारा भविष्य है। जो आज हम वर्तमान में कर रहे हैं वही हमारा भविष्य है। यदि आज हम स्नेह के रिश्ते पाल रहे हैं, तो भविष्य में स्नेह मिलने वाला है। आज यदि हम बच्चों को संस्कार देने वाले हैं, तो भविष्य में संस्कारी बच्चे मिलने वाले हैं। आज यदि हम बचत करने वाले हैं, तो भविष्य में ये बचत हमको जमा पूंजी में मिलने वाली है। आज यदि हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें कर रहे हैं, तो भविष्य में हमको अच्छा स्वास्थ्य मिलने ही वाला है। आज यदि हम मीठा बोल रहे हैं, आज यदि हम सेवा कर रहे हैं, आज यदि हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, तो भविष्य में ये सारे के सारे वापस मिलने वाले हैं। अतः जो कुछ वर्तमान में हम कर रहे हैं, वो भविष्य हमको देगा। भविष्य में अलग कुछ नहीं मिलने वाला। अतः प्रेम जमा करिए, स्नेह जमा करिए, प्यार जमा करिए, अधिकार मत करिए, कर्तव्य जमा करिए। इन सब चीजों को आज जमा करिए। भविष्य में ये आपको सारी की सारी। अतः सहजता से, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, जो हो चुका, जो बीत चुका, वो बीत चुका। उसमें जो अच्छा गया वो याद करिए, उससे प्रेरणा लीजिए। जो नहीं अच्छा था उसे भूलने का प्रयास करिए। मानवीय स्वभाव है, भूल नहीं पाते, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। कहना आसान है, भूलना मुश्किल है। पर ये तो हो सकता है ना कि जब भी वो याद आए, ये बात याद करें कि इससे कोई फायदा नहीं, वर्तमान में जीते। ये तो हम कर ही सकते हैं। और यदि ये अभ्यास हम लगातार करें, तो ये पूरा किया जा सकता है। इन सब विषयों पर मैं तो 2-2 दिन के सेमिनार लेता हूँ, जिनमें बहुत सारी पद्धतियां सिखाई जाती है। पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि सहजता का जीवन जीना शुरू करिए। आज में जिए, वर्तमान में सहज रूप से जिए। अब सहज में जीने के लिए 2-3 बातें और आवश्यक। पहली ये, भूतकाल को याद मत करिए। दूसरी ये, भविष्य की चिंता मत करिए। और तीसरी बात ये, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। सहजता में हम जब नहीं जी पाते हैं, जब बहुत सारी चीजों की लालसा या उम्मीदें पाल लेते हैं। चाहे बच्चों से हो, चाहे माता पिता रूप में हो, चाहे घर के सदस्यों से हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे बाहर जाकर करके व्यापार में हो। अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें बना लेते हैं, तो हम सहजता से जी नहीं पाते, हम जी नहीं पाते हैं। कई बार तो अजीब स्थिति होती है, हम किसी मित्र रिश्तेदार के घर जाते हैं और ये उम्मीद लगा कर करके जाते हैं कि यार अचानक हमको देखते ही ऐसी प्रसन्नता व्यक्त करेगा, और वो किसी उलझन में होता है और उस तरह की प्रसन्नता हमको नहीं दे पाता है, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं कि वो कोई गहरी उलझन में था। हमको देख कर कर करके उसे प्रसन्नता जिस रूप में व्यक्त करनी थी वो नहीं कर पाता है, और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अतः मेरा ये कहना है, उम्मीद इतनी ज्यादा मत लगाइए, सब चीजों को सहज रूप में लीजिए। जीवन बहुत बहुत शानदार है, इसे बहुत खुशी से जिया जा सकता है, और इसे तभी जिया जा सकता है जबकि हम सहजता से जिए।
सहज होना, सहज रहना और सहजता से सहना। बस ये तीन ही बातें हैं सहजता की। सहज होना, सहजता से रहना और सहजता से सहना। यदि हम सीख लें तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि किसी ने सत्य लिखा है, जिंदगी एक सफर है। जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहिए। जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहिए। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहिए। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहिए। सफर का मजा लेना हो, सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखिए। जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखिए। इतने अरमान मत रखिए कि जिंदगी में मजा नहीं आए। पारिवारिक रिश्तों को समेटूंगा इस बात के साथ में, इस निवेदन के साथ में, समय दीजिए, समय मांगते हैं रिश्ते। समय जब दें तो समय का इन्वेस्ट कर रहे हैं कि समय वेस्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए समय दीजिए। दूसरी बात कहना चाह रहा था, सहनशील बनिए। सहनशील बनिए, जीने में भी मजा आएगा और रिश्तों में भी मजा आएगा। तीसरी बात, समझौते की प्रवृत्ति अपनाइए। अहम को छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनः पुनः याद रखिए, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। इसका तात्पर्य ये है, हर समय हम ही कहे और वही मानी जाए ये जरूरी नहीं। हर समय हम ही कहे वही मानी जाए ये जरूरी नहीं। कुछ समय उन्हें भी कहने दीजिए, उनकी भी मानिए। कोई भी हो वो सामने, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो और चाहे जीवन साथी हो। अतः कई बार हम कहेंगे वो मानेंगे, कई बार वो कहेंगे और हम मानेंगे। हम कहेंगे और वही वो मानेंगे, ये बात ठीक नहीं। अतः समझौतेवादी प्रवृत्ति को बनाइए। और चौथी बात, सहजता से जीवन जिए। सहजता ही जीवन का अंग है, सहजता ही जीवन की खुशियां हैं। अतः सहजता से जीने चाहिए। प्रेम इंसान से करो। अगर रिश्तों को मजबूत रखना है, रिश्तों को मजबूत रखना है, तो एक छोटा सा सूत्र देना चाहता हूँ। प्रेम इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। प्रेम इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। रूठो उनकी बातों से, उनसे नहीं। रूठो उनकी बातों से, उनसे नहीं। ये जो हम संवादहीनता बना लेते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे संवाद रहने ही चाहिए। संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। संवादहीनता इतनी गहरी जड़ें होती है कि वो चलती जाती है। प्रेम इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। रूठो उनकी बातों से, उनसे नहीं। बुलाओ उनकी गलतियां, उन्हें नहीं। बुलाओ उनकी गलतियां, उन्हें नहीं। क्योंकि क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ होता ही नहीं। रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं होता है संसार में। खास कर करके हम जैसे लोग, हमारे परिवार जैसे लोग, हम भारतीय लोग, हम तो जीतते ही रिश्तों में। सुबह से रात तक हम रिश्तों में ही जीते हैं, रिश्तों के लिए कार्य करते हैं और रिश्तों के लिए ही सोचते हैं। हमारा तो भूत वर्तमान भविष्य सब रिश्तों से जुड़ा है। अतः रिश्तों को मधुर बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने आप को सहज बनाना चाहिए, सहज बनाना चाहिए। ये अंतिम बात, इसी निवेदन के साथ मैंने घड़ी भी नहीं देखी, मुझे लगता है समय की अपनी सीमाएं हैं। समय की अपनी सीमाएं। बात को खत्म करूंगा सिर्फ ये कहते हुए, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाइएगा। 4 बातों में जो निवेदन किया है उन्हें दोहरा रहा हूं, ये कहते हुए, समय दीजिए। रिश्ते समय मांगते हैं, समय दीजिए। समय मन का दीजिए, मन का इन्वेस्टेड समय, इन्वेस्टमेंट वाला समय दीजिए। वेस्ट मत करिए समय को। सहनशील बनिए, समझौतावादी बनिए और सहजता के साथ जीवन जीजिए। 3 तरह के रिश्ते हमारे घरों में हैं, 3 तरह की जनरेशन है। बड़ी जनरेशन मेरी तरह समझिए, हमारा समय पूर्ण हुआ, अब समय युवाओं का है, उन्हें आगे आने दीजिए। युवा पीढ़ी, आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे अनुभव का लाभ लीजिए। टीनेजर्स पीढ़ी, आपके लिए हम स्पेस और प्राइवेसी देंगे, पर आप भी हमारे प्यार को समझिए। हम आपको संस्कार देना चाहते हैं, हम आपको सुंदर बनाना चाहते हैं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अतः आप हमारे इसे आदेश और उपदेश नहीं मानिए, आप हमारा इसे प्यार समझिए। अतः आप भी हमसे इसी तरह के रिश्तों को बना कर करके रखिए। साथ ही कहना चाहूंगा, सास बहू का रिश्ता जो कि हमारे घरों की जड़ है, उसे नए ढंग से परिभाषित करिए, नए ढंग से समझिए। खान पान, रहन सहन, आचार विचार आधुनिकता के सब अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पुनः स्पष्ट करता हूँ, मेरा आधुनिकता का तात्पर्य पाश्चात्य नहीं है।
पाश्चात्य का तात्पर्य नहीं है मेरा आधुनिकता का तात्पर्य हमारे घरों की आधुनिकता से ही है। ये वस्त्र अलंकारों से फर्क नहीं पड़ता, सर पल्ले उतर जाते हैं या जींस टी शर्ट पहने जाते हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता है। यदि मान सम्मान दिल में है तो फिर चाहे घूंघट हो कि नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। और एक हाथ का घूंघट हो और दिल में लड़ाई हो तो फिर क्या क्या घूंघट का फायदा। अतः मान सम्मान दिल का है, दिल के मान सम्मान को समझिए। बस यही कहना चाहूंगा। तीज त्योहारों का आनंद लीजिए। आधुनिकता मेरी पीढ़ी समझेगी तो तीज त्योहार युवा पीढ़ी आपको भी समझनी होगी, तब जीवन का मजा आएगा। संवाद करिए, किसी भी रिश्ते को अगर मजबूत बनाना है तो संवाद रखिए। अबोला अबोला एक शब्द होता है, अर्थात कि बोलना बंद मत करिए, बोलना बंद मत करिए, कैसी भी परिस्थिति हो अबोला मत करिए, वो संवाद सदैव रखिए। विषय को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। अतः कुछ उनकी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए, कुछ उनकी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। बस विषय को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आभार व्यक्त करूंगा आशा जी आपका, मंजू जी, नम्रता जी और सभी मेरी पूर्व वो बहनें जिन्होंने आज मुझे बड़े प्यार से वापस सुना है। वो सब संस्मरण याद आ रहे हैं जो वक्त मैंने आपके साथ युवा संगठन के अध्यक्ष रूप में बिताया था। खूब कार्य हम लोगों ने किया था। मनोरमा दीदी, गीता दीदी, पद्मा जी, लता जी, विमला जी, आप सबके साथ, कल्पना जी आपके साथ खूब संवाद रहे। शोभा जी आपके साथ कई तरह के हमने महासभा के विचारों को गढ़ा है। सुशीला जी की सहजता मुझे सदैव स्नेह देती रही है। मैंने सदैव इन्हें अपने आप में अपने अनुरूप, बहनों के अनुरूप, बड़ों के अग्रजों के रूप अनुरूप ही माना। और यही संदेश मैं सदैव युवा संगठन महासभा के और महिला संगठन को देना चाहता हूँ। दोनों संगठनों को देना चाहता हूँ। महासभा हमारी पितृतुल्य संस्था है, पर हम दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अतः हमारा आपसे संपर्क बहुत शानदार होना चाहिए। खुशी की बात है भाई राजकुमार जी कालिया और आशा जी के बीच में भी स्नेह के संबंध बहुत मजबूत है और ये संबंध हमारे सदैव मजबूत रहने चाहिए, तभी हम कार्य करेंगे। हम एक छोटा सा समाज है, छोटे से परिवार है, इतने स्नेह स्नेह मिलन में रहते हैं। अतः हमारे स्नेह के संबंध मजबूत होने चाहिए। कार्यक्रम एक दो कम ज्यादा होते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे हमारे संबंध जो है वो गहरे रहने चाहिए। और यही संबंधों का कारण है कि 30 वर्ष पुरानी सभी बहनें मुझे आज भी बिल्कुल उतनी प्रिय लगती हैं। तो विषय को समाप्त। और एक एक धन्यवाद मैं सदैव मेरे वेबिनार में करता हूँ। कुछ मेरी बहनें ऐसी है जो बड़ी प्रियता रखती है मुझसे, और मैं कहीं भी वेबिनार करूं, पता नहीं हो सकता है कई बार तो उन्हें बड़ा रिपीटेशन लगता होगा क्योंकि कुछ कुछ बातें कहनी पड़ती है, पर वो फिर भी बहुत सुंदरता से, मुझे सहजता से स्नेह रखती है और मेरे प्रति आदर रखती है। उनका भी आभार मानता हूँ। खास करके दिल्ली से विनीता जी बयानी, अनिता जी मालू है लातूर वाली, शालू है दिल्ली से, इन सभी के प्रति स्नेह। विमला जी आपको विशेष स्नेह, क्योंकि आप मुझे बहुत अवसर देती है इन सब चीजों का। आशा जी आपको स्नेह, प्रणाम, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 भाई साहब बहुत धन्यवाद। इतना प्रेरणास्पद जो कि आपने बताया है कि सपनों से महत्वपूर्ण अपने हैं, अपने साथ होते हैं तभी जीने का मजा है। मन को ये बात इतनी अच्छी तरह से उतर गई है कि बहुत ही खुश नसीब होते हैं जो उनको संयुक्त परिवार मिलता है। और जिस तरह से आपने जीवंत उदाहरण दिए हैं 3 पीढ़ियों के, बहुत ही सुंदर तरीके से मन को भा गए भाई साहब। आपको हम आगे भी बुलाएंगे। आपको मतलब अभी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम सुनते ही रहे पूरे टाइम आपको। आप बोल रहे हैं, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि टाइम हमको इतना हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सुनती रहूं, आपको सुनती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आभार। और आपने बहुत ही सहज तरीके से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार। थैंक यू। जय महेश जी। आपसे कुछ प्रश्न है वो पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो इसमें आया है कि आपके जब हम बैठे थे, जब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर आपकी स्पीच से सब सॉल्व होते गए हैं। और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। आप भी देख रहे होंगे चैट बॉक्स पूरा भरा हुआ है हमारा। सबने बहुत अप्रिशिएट किया है। एक क्वेश्चन था, फैमिली में लक्ष्मण रेखा का क्या महत्व है? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ।
प्रश्न बहुत सुंदर है। देखिए, लक्ष्मण रेखा से बिल्कुल सीधा सा तात्पर्य ये है, हर परिवार का अपना एक जीने का तरीका होता है। हम सारे के सारे यूं महेश्वरी हैं, सारे सेम, बिल्कुल वो का वो खान पान है, वो का वो रहन सहन है, वो के वो आचार विचार है, पर फिर भी हर परिवार का अपना एक तरीका होता है। हर परिवार का एक तरीका होता है जीने का, रहने का। लक्ष्मण रेखा की सीधी सी बात ये है, जिस घर में आप रहते हैं, खास कर करके वैसे तो लक्ष्मण रेखा की जैसे ही बात आती है, ये बात बेटियों पे या बहुओं पे लागू हो जाती है, पर मेरा तो ये कहना है युवाओं पे और पुरुषों पर भी ये लक्ष्मण रेखा लागू होनी चाहिए। हर घर का अपना जो तरीका, हर घर का जो सिस्टम, उसी में जीना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। यहाँ फर्क क्या पड़ता है, ये लक्ष्मण रेखा का प्रश्न क्यों खड़ा होता है, खास कर करके दो जगह खड़ा होता है। एक जगह तो वहां खड़ा होता है, बहू जब एक न्यारे वातावरण से आती है, क्योंकि वो बेटी एक न्यारे वातावरण में होती है और बहू एक न्यारा वातावरण में बन जाती है, तो फिर ये समझ में नहीं आता है कि अब किस तरह से इस लक्ष्मण रेखा यानी कि किस तरह के अनुशासन में जिया जाए, वो एक प्रश्न आता है। और यह प्रश्न आता है सीधा सा, जब हमारी हमारी बेटियां जो प्रोफेशन की तरफ बढ़ती हैं, तो उनके जो संपर्क बनते हैं, उनके कामकाज के जो तरीके बनते हैं, उनके रहन सहन में जो परिवर्तन आता है, उस समय कई बार घर के लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमारे घर की तो ये लक्ष्मण रेखाएं हैं, इन्हें पार करोगे तो पार नहीं पड़ेगी। मेरा स्पष्ट कहना, हर घर का अपना एक तरीका है और उसी तरीके में प्रत्येक व्यक्ति को उसी अनुशासन में आगे बढ़ना चाहिए। यही लक्ष्मण रेखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। मैंने आपको आज से 25 साल पहले सुना था, मैं जब महेश्वरी युवती संगठन इंदौर की अध्यक्ष थी और आप किसी प्रोग्राम में आए थे। उसके बाद इस बीच में कहीं कनेक्ट होने का काम नहीं पड़ा, पर आज वापस आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मंजू जी। हाँ बिल्कुल, आदरणीय आज के अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय रमेश जी भाई साहब और हमारी सभी वरिष्ठ बहनें एवं सम्मानित बहनें, जैसे सृष्टि में आकाश का और सूर्य में प्रकाश का, जीवन में विकास का जितना महत्व है, उतना ही महत्व है किसी भी कार्यक्रम में धन्यवाद का। अतः महामंत्री के रूप में मैं इस प्रक्रिया का निर्वाह करने का प्रयास कर रही हूँ। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, सुंदर वाणी में सार्थक सामाजिक स्पष्टीकरण किया। निश्चय ही आपने बहुत सुंदर कहा कि कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। और सपने सपने कभी बड़े नहीं होते, उनको संजोने वाले, अपने साथ खड़े होने वाले, ये हमेशा बड़े होते हैं, ये हमेशा बड़े होते हैं। सपनों को साकार करने के लिए अपनों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई अपना बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है यदि कोई अपना साथ खड़ा हो। पारिवारिक रिश्तों का इतना सुंदर महत्व आपने समझाया, निश्चय ही आपको बहुत बहुत आभार। आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को प्यार करिए पर अधिक लाड प्यार नहीं। युवा पीढ़ी के साथ युवा सपनों की बात करिए और बड़े बुजुर्गों को भी स्वयं की उपयोगिता बनाए रखनी चाहिए। सभी पीढ़ियों का सुंदर मार्गदर्शन, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, चाहे बहन और परिवार का रिश्ता हो, सभी रिश्तों के लिए आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए। सहजता और वर्तमान में जीना, ये दो ऐसे आपने सुंदर सूत्र बताए हैं जीवन जीने के लिए। बस मैं तो यही आपको कहना चाहूंगी कि सौभाग्य हमारा जो साथ मिला रमेश भाई साहब आपका, सौभाग्य हमारा जो साथ मिला रमेश भाई साहब आपका, सपना और अपनों की खूबसूरती से आपने सजाया। नमन व आभार आपका, नमन व आभार आपका। बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने सभी हमारे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई हमारी सभी बहनें, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके माध्यम से हम इतने सुंदर सुंदर जूम मीटिंगों का संयोजन कर रहे हैं, हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारी मार्गदर्शन देने वाली सभी वरिष्ठ बहनें, सभी मेरी विभिन्न प्रदेशों की नेतृत्वशील प्यारी बहनें और सभी सुधीजन जिन्होंने भी
इस मोटिवेशनल प्रोग्राम का आनंद उठाया और इसमें बैठकर वास्तव में कुछ प्रेरित विचारों को सुना, जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे, निश्चय ही सफलता का यह सूत्र आपके हाथ लगा है। और संयुक्त परिवार का महत्व हम सभी को बहुत सुंदरता के साथ समझ में आया है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, पर जहां आप जैसी बहनें हो वहां चाहे जूम मीटिंग ही क्यों ना हो, उसमें भी बड़ा दम होता है, उसमें भी बड़ा दम होता है। धन्यवाद, साधुवाद, मंजुल, आभार आप सभी का। जय श्री कृष्णा, जय महेश। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू अमृता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदरता के साथ आप संयोजन कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछते हैं जिससे हम सभी को लाभ मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चंस तो ये चैट बॉक्स में से लेके दे रही हूँ मैं, है ना, जो ये लोगों के क्वेश्चंस है। हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि हमें क्या मतलब वास्तव में जो सबके लिए महत्वपूर्ण है उस तरह के प्रश्नों को आप पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छा सारगर्भित बात है ना, ये बहुत सुंदर बात है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम राष्ट्रगीत कर रहे हैं आशा आंटी। एक मिनट में थोड़ी सी आगामी कार्यक्रमों की सूचना दे देती हूँ कि हमारे जो समितियों के जो कार्यक्रम होंगे, मैं थोड़ी सी आपको सूचना दे देती हूँ, क्योंकि 1 जून को हमारा, मैंने भी जानकारी दी थी आपको, कुछ जो महेश नवमी के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है हमारी पर्व एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा। 1 जून को हम सायंकाल 9 बजे शुरू करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि उसे आप लाइव जूम पर देखें। इसके बाद 2, 3, 4 जून को कंप्यूटर प्रशिक्षण समिति का कार्यक्रम रहेगा। उसका समय 3:40 से 6 बजे, जो कि हमारा रोज कार्यक्रम रहता है, समय वो ही रहेगा। 5 जून को बाल संस्कार एवं किशोरी विकास समिति का कार्यक्रम हो रहा है और हमको बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है कि पूज्य आचार्य किशोर जी व्यास इसमें पधारेंगे कार्यक्रम के अंदर। और 6 तारीख को साहित्य समिति और सेवा ट्रस्ट का कार्यक्रम सम्मिलित रूप से होगा। 7 को विवाह संबंध गठबंधन महिला पत्रिका, जो कि हमारी माहेश्वरी महिला पत्रिका है, उस समिति का कार्यक्रम होगा। 8 को ग्राम विकास समिति और 9 को आध्यात्म समिति। इस तरह से हमारे जो 10 समितियां हैं, क्योंकि नम्रता तो इतनी लंबी समिति को इसने चलाया है कि 2 महीने 1.5 महीने हो गए हमको, तो इनको अब हम समय नहीं देंगे बिल्कुल भी। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, जो सबको, मेरी जो इच्छा थी वास्तव में कि सभी बहनों को मैं टॉप टू बॉटम प्रशिक्षण दें और बहनें इससे जुड़े, तो वास्तव में जो मेरी मन की इच्छा थी 2 समितियों में शुरू में हम वही लेना चाहते थे, बाल संस्कार और व्यक्तित्व विकास कार्यकर्ता प्रशिक्षण की। वो हमारी मेरी आज मन की भावना पूरी हुई है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों समितियों ने बनाया है। अब आगे मेरी 8 समितियां होंगी काम करने वाली। सुन रहे हो नम्रता? आशा जी, फिर 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार रहिए। नम्रता, कार्यकर्ता और व्यक्तित्व विकास बहुत लंबा हो गया है हमारा। अब तो प्रदेशों में हम इस प्रशिक्षण को करवाएंगे और बाल संस्कार समिति का भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य चल रहा है। अब हमारी जो 8 समितियां हैं वो अपने अपने प्रोग्राम करना चाहेंगी, इसीलिए उनको समय देंगे हम। 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक का समय उनका रहेगा। मैंने एक मोटी आपको सूचना दी है, बाकी हम आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे पूरा प्रोग्राम एक बार बना के। धन्यवाद नम्रता जी। अब आप राष्ट्रगान से समापन करें कार्यक्रम का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खड़े हो जाएं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार राष्ट्रगीत चालू कर। हाँ।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार। एकदम प्रशिक्षण का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, राइट 4 बजे शुरू हुआ था, 6 बजे हम समाप्ति की ओर। 6 से पहले ही कर रहे हैं आशा जी हम लोग समाप्त में के हिसाब से। तो बहुत सुंदर आज समय का संचार रहा और हम लोगों ने कोशिश की समयबद्धता दिखाने की और पूरी तरह से ये सफलता प्राप्त हुई। आज 737 हमारे साथ हमारी बहनें जुड़ी थी। क्या बात हालांकि है, अब वही जैसे ही 6 बजने आ जाती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है नंबर, पर 700 के ऊपर हमारा फिगर आज गया था। तो आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया और निश्चित रूप से आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। मैं आप सभी पदाधिकारियों को कल मध्यांचल में आमंत्रित कर रही हूँ क्योंकि कल से हमारा मध्यांचल का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी कल मध्यांचल में आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद नम्रता, धन्यवाद सभी बहनों को। आशा जी आपको विशेष धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। चलिए, ओके, एंडिंग कर रही हूँ मैं, है ना? बिल्कुल।